हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 तो हमने पढ़ लिया था। अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, बॉक्स के क्वेश्चन और जो अभ्यास के क्वेश्चन है बेटा, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखी, उन सबके मैं लिंक्स पर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। पाठ्य निहित प्रश्न उत्तर, जो बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना, पहले वो हैं, उसके बाद अभ्यास आएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक अम्लीय विलयन, दूसरे में जलीय विलयन। आश्वित का मतलब उदासीन, जैसे कि पानी, सिंपल पानी, ठीक है, जिसका पीएच 7 होता है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, आपके पास तीन पात्र हैं, ठीक है, 3 पात्र हैं। अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे 3 परख नली हैं, 3 परख नली हैं आपके पास। सो एक में अम्लीय विलयन है, एक में क्षारीय विलयन है और एक में आशुद्ध विलयन है। और आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है। वैसे तो अलग अलग लिटमस पत्र की अलग अलग पहचान है। लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र आपका सूचक होता है, सूचना देता है हमें, ठीक है। तो अगर विलयन, देखो किसी भी विलयन, ये 3 विलयन हमारे पास है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा वो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय। वो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय। देखो लाल लिटमस पत्र था, उसको उसने नीला कर दिया, ठीक है। आपने विलयन में डुबो डुबो के देखना है। अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है यानी कि वो क्या है बेटा, क्षारीय विलयन है। अब एक ही था तुम्हारे पास, लाल हो गया नीला। अब नीला वाला जब डुबोगे, देखो 2 बचे, बाकी 2 बचे ना। नीला वाला अगर डुबो रहे और इसमें कोई भी रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है यानी कि वो अशुद्ध है, वो क्या है, अशुद्ध विलयन है। और नीला लिटमस पत्र जब हम यहाँ पर डुबो रहे हैं और नीले को फिर से वो लाल कर दे रहा है यानी कि वो क्या है, अम्लीय है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ये चीज़ पूरी जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। शेष दोनों विलयनों में से अब हम क्षारीय विलयन द्वारा परिवर्तित नीले लिटमस पत्र को डालते हैं और नीला लिटमस पत्र डालने पर वो लाल हो जाएगा यानी कि वो अम्लीय विलयन है। और दूसरे में डालोगे तो परिवर्तित नहीं होगा रंग यानी कि वो अशुद्ध है, उदासीन है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते, कह रहे हैं आपके पास 2 विलयन, आपके पास 2 विलयन है, ए एंड बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है, ठीक है, एवं विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है, उत्तर देना है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन बोले, हाइड्रोजन आयन बोले तो H पॉजिटिव और दूसरा होता है OH नेगेटिव। H पॉजिटिव अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बेटा, अम्लीयता, एसिडिटी को। और OH नेगेटिव आयन किसको प्रदर्शित करता है, क्षारकीय गुण को, ठीक है, बेसिक नेचर को, ये आप जानते हैं। तो किसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एक ही हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। और किसका पीएच मान क्या है, देखो विलयन ए का पीएच मान 6 है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तब वो अम्लीय होता है। तो ए हमारा दे रखा है 6, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय। 7 पे क्या होता है बेटा, उदासीन, ठीक है, ये आपको पता है। जैसे अगर पानी लोगे ना, अगर शुद्ध पानी है, उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं मिली हुई है, तो शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। जब पानी को टेस्ट करोगे ना तो आपको खट्टा लगेगा, ना मीठा लगेगा, ना कड़वा लगेगा, टेस्टलेस होता है वो, ठीक है। और जो बी का पीएच है 8, 8 का मतलब 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा का मतलब क्षारकीय। पीएच स्केल पैमाना पढ़ा होगा ना अपने चैप्टर नंबर 2 में। अगर आपने बिना चैप्टर पढ़े ये देख लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद इन चीज़ों को देखना है, तभी आएगा ये समझ में। अगला क्वेश्चन है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H पॉजिटिव क्या करता है बेटा, अम्लीय प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। अभी मैंने बताया था H पॉजिटिव अम्लीय प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, जबकि OH नेगेटिव आयन क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो यही लिखा है, H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता
विलयन की अम्लीय प्रकृति, विलयन की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करती है। H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये आपका उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या क्षारकीय विलयनों में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं? अगर होते हैं तो क्षारकीय क्यों होते हैं? देखो बेटा, क्षारकीय विलयनों में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, बट वो जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, वहाँ पर OH नेगेटिव आयन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सपोज करो एक रूम है जिसमें 100 बच्चे बैठे हैं, उनमें से अगर मान लो 95 बच्चे लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं मान लो, तो लड़कों की संख्या ना के बराबर होगी। तुम कहोगे उस रूम में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां दिख रही हैं, तो तुम लड़कियां ही देखोगे, लड़के तो तुम्हें दिखेंगे ही नहीं कहीं। वही बात है कि होते हैं H पॉजिटिव आयन लेकिन बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, इसीलिए वो दब जाते हैं। और OH पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वही उस गुण को प्रेरित करते हैं। वही लिखा है यहाँ पर। हाँ, होते हैं। क्षारकीय विलयनों में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन ये फिर भी क्षारकीय होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता H पॉजिटिव आयनों की से बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, इसी वजह से ये इसका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तुमने देखा होगा दही और खट्टे पदार्थ लगभग मैं तो गांव में रहता हूँ, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इधर घरों में ना जो दही और खट्टे पदार्थ होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? मिट्टी के बर्तनों में, हांडी में। ठीक है, पीतल तांबे के में क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो उससे अभिक्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना देता है, और फिर उसको जब खाओगे तो तुम्हारा पेट दर्द होगा, ज़्यादा अगर हो जाएगा, बहुत दिन पुराना खाओगे तो तुम्हें वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। पेट दर्द के साथ उल्टी, दस्त, ये बीमारियां भी हो सकती हैं, तो वो नुकसान करता है। कह रहे हैं दही तथा खट्टे पदार्थ प्रकृति में अम्लीय होते हैं, खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। अम्ल पीतल तथा तांबे जो कि धातु होते हैं, पीतल और तांबा क्या धातु है, उनके साथ जब अभिक्रिया करता है, देखो बेटा बर्तन है, तुमने उसके अंदर दही डाला तो वो उसके साथ अभिक्रिया जरूर करेगा, लवण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, और ये लवण जो होते हैं विषैले होते हैं, इसीलिए दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल तथा तांबे के बर्तनों में कभी नहीं रखना चाहिए। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्न में भी आता है। एक उदाहरण देकर समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखो बेटा, जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है हमारे पास? जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा बन गया है, ये इधर होगा, है ना, यहाँ ऐसे होगा। ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, अभिक्रिया करके ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक है, तो बेटा ये मत लिखना, इसको लिखना है एग्जाम्पल में। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं? ये आपने टेस्ट में पढ़ा होगा, बुदबुदाहट आती है, यह लिखा होगा, गैस के समीप जलती हुई मोमबत्ती लाने पर, जो गैस है ना उसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लाओगे तो गैस धमाके की आवाज़ के साथ साथ जलती है। धमाका तो उतना बड़ा नहीं कि बम, ऐसा नहीं, चटर पटर की आवाज़ करता है। तो यह हाइड्रोजन गैस है। जब चटर पटर की आवाज़ आ रही है ना, तो किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तभी वो चटर पटर की आवाज़ आती है। तो ये होगा। अगला क्वेश्चन है, एक धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु है A, किसके साथ अभिक्रिया करता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है।
जो गैस निकलती है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, जो उत्पन्न यौगिक है ना उनमें से कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये मेरा क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ मिलाया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl। ये दो लिखा है ना संतुलित करने के लिए। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आया तभी तो उसने उसको बुझा दिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट की आवाज़ के साथ उसको बुझा देगा। तो ये अभिक्रिया लिखनी थी और ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। बस देखो, धातु यौगिक ए का जो नाम है ना वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो उत्पन्न गैस है ना वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखें और इनको आप लिखते रहें। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है ना, ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं लिखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयनों में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? देखो, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अम्लीय बोलती है आपके मन में वही आना चाहिए। जबकि एल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं, क्यों, ये आपको बताना है। सो कॉन्सेप्ट तो वही निकल गया आएगा ना, H पॉजिटिव आयन, तो वही लिखूंगा। देखो मैं कह रहे हैं HCl HNO3 आदि जलीय विलयनों में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन, मैंने बोला था हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अल्कोहल ग्लूकोज जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेंगे वो, तो बेटा वो कहाँ से अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, यही कारण है। ठीक है, एक चीज़ है, अम्लीय बोला H पॉजिटिव आयन दिमाग में आ जाना चाहिए, क्षारीय बोलेगा वो H नेगेटिव आयन दिमाग में आना चाहिए। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन होते हैं, H पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो देने की कोशिश करेगा या लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, इसी वजह से तो यहाँ लिखा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। अगर विद्युत धारा का प्रवाह है ना तो वो चीज़ होनी ही चाहिए। अगर H पॉजिटिव आयन होंगे नहीं तो विद्युत का चालन ही नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क है वो भाई, शुष्क, शुष्क मतलब समझते हो ना, सूखा, है ना। अब देखो, कह रहे हैं शुष्क HCl गैस H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती क्योंकि HCl अणु में H पॉजिटिव आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। भाई, अगर H पॉजिटिव तुम्हें अलग करना है तो तुम्हें विलयन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जलीय विलयन की आवश्यकता है तुम्हें। और तुम्हारा भाई जलीय विलयन तो दूर दूर तक नहीं है, वो तो शुष्क है। जब शुष्क है तो उसमें जलीय विलयन की अनुपस्थिति है, तो H पॉजिटिव आयन कहाँ बनेगा, H पॉजिटिव आयन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो फिर कैसे हो जाएगा? यही लिखा है, कह रहे हैं शुष्क HCl H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती क्योंकि HCl अणु से H पॉजिटिव आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। अतः H पॉजिटिव आयनों की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ये आपका आंसर है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान तभी लगेंगे जब तुमने चैप्टर पढ़ा। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे क्वेश्चन आंसर देखने,
भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर से जाएगा, सीधी सी बात है ना। अब तुम्हें अगर भैया गुणा नहीं आता है, पहाड़े नहीं आते हैं, अगर पहाड़े नहीं आते तो तुम्हें गुणा आएगा कभी नहीं आएगा ना। तो पहले तुम्हें गुणा सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो तुम पहले चैप्टर के बारे में जानना पड़ेगा, तभी तुम्हें आएगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, अम्ल को जल में मिलाना है, जल को अम्ल में नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखना। क्यों कह रहे अम्ल को तनु करने के लिए इसमें जल कदापि नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल में तुम जल नहीं मिला सकते, क्योंकि जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है ना, जैसे ही तुम जल के अंदर अम्ल डालोगे वहां से ना अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अत्यधिक होती है, जिससे मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है। अम्ल क्या है? एसिड, अंग्रेज एसिड समझते हो ना, हिंदी मीडियम के बच्चे एसिड समझ गए होंगे, बहुत नुकसानदायक होते हैं अम्ल। अम्ल बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। सो वो नुकसानदायक होता है, आपके चेहरे पे आ गया, कहीं पे लग गया, जल सकता है, आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए। तथा समीप खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकता है इसी वजह से, ठीक है। जल के ऊपर अम्ल कभी नहीं डालना चाहिए, अम्ल के अंदर तुम जल डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं? H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो जब उसकी जो सांद्रता होती है ना बेटा, वो घट जाती है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है इसी का उल्टा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन बोले तो OH नेगेटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है, ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक या कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चौक होता है, उपयोग करेगा? किसान कब अपने खेतों में इन चीज़ का उपयोग करेगा, किस स्थिति में करेगा? ठीक है, सो देखो, सबसे पहली चीज, किसान अपने खेत की मिट्टी को शुष्क चूना होता है ना, ऐसा भुरभुरा चूना टाइप, वो कब छिड़केगा? शुष्क चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या बुझे हुए चूने CaOH या चौक के साथ तब उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा अधिक हो चुकी होगी। देखो, जब खेत की भी एक pH लेवल होता है, हमारे बॉडी का भी एक pH लेवल होता है, pH लेवल जब कम या ज़्यादा होता है तभी हम बीमार पड़ने लगते हैं, पेट की बीमारी आ जाती है, ठीक है। अब खेत की pH होती है, अगर खेत में तुम्हें पैदावार अच्छी लेनी है तो उसका pH लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ता है, उर्वरता जिसे हम बोलते हैं। अगर आपके खेत के pH का मान बहुत कम हो चुका है, उसमें अम्लीयता ज़्यादा है, तभी ये सब उस पर डाले जाते हैं ताकि उसके pH लेवल को मेंटेन किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, ताकि हम उससे पैदावार अच्छी ले पाएँ। अम्लीयता कम हो जाएगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तभी ये सब मिलाया जाता है ताकि उसका pH बढ़ा सके। आप देखा होगा, कभी पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, आप दबा के ठूस के आते हो पेट भर के, है ना। सुबह उठते हो तो नेक्स्ट दिन, अरे भाई पेट में दर्द कर रहा है, पेट आपका फूल जाता है। ये क्यों होता है? आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, एक इनो लाते हो या फिर दुकान डॉक्टर के पास जाते हो, एक गोली देता है आपको, वो क्या होता है? एंटासिड होता है, अंग्रेजी में उसे एंटासिड बोलते हैं, प्रति अम्ल। वो खाते हो, जाता है पेट में, घुलता है, तो आपके पेट के pH को वो बैलेंस करता है और तब जाके आपको राहत मिलती है। ये है सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका नाम है बेटा शुष्क बुझा चूना,
CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, Na2CO3। ठीक है बेटा, ये सिर्फ NCERT के क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखे हैं। चैप्टर देखो, चैप्टर को पहले समझो, NCERT क्वेश्चन को करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो। ये 3 चीज़ें कर लोगे ना भाई, आपका नंबर कहीं से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए सिर्फ। तो बेटा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है हमें। समीकरण क्या है? ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हमने गर्म किया, ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पानी अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हवा में उड़ जाएगी। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। क्लियर? ये भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखो बेटा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4.12H2। इस पे हमने पानी मिलाया, पानी के 1.5 मोल मिलाया। जैसे ही पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा जिप्सम। ये क्या बन जाएगा? ये 1.5 और ये आधा हो जाएगा 2, जिप्सम CaSO4.2H2 आपका जिप्सम होता है। CaSO4.12H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही पानी मिलाओगे जिप्सम बन जाएगा। अब आ रहा है अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तर। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? भाई लाल को नीला कर रहा है यानी कि वो क्षार है, ठीक है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है बेटा? 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? HCl होगा, ठीक है, दूधिया कर देगा तो क्या होगा? HCl होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखो 10 ml विलयन 8 ml से उदासीन हो जाता है, ठीक है। यदि NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो पहले उसका डबल होगा, चाहिए होगा। 10 के लिए 8 चाहिए तो 20 के लिए 16 चाहिए होगा, 16 ml। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच, अभी जो मैं बोल रहा था, तो किसका उपयोग होता है? एंटासिड का उपयोग होता है। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। कह रहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। देखो बेटा, ये जिंक है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। जिंक Zn सॉलिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जलीय रूप में होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। H2 गैस है तो तीर का निशान, ठीक। आगे बढ़ते, कह रहे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाएगा फिर? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम, ये हो गया आपका HCl, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये है एल्यूमिनियम, ये 3-2 लिख रहा हूँ, ये संतुलित करके लिखा है मैंने। एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट और क्या? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अगला क्वेश्चन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लौह मतलब लोहा, आयरन है ना, अम्ल अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लोहा के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये लोहा है, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, करके आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, ये क्रियाकलाप वाला पार्ट हमने चैप्टर जो है ना आपके एनसीईआरटी में वहाँ पर बढ़िया से किया हुआ है। सबसे पहले क्या है, एक कॉर्क में 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के एक बीकर में रख देते हैं। ठीक है, कॉर्क लेंगे, कॉर्क हम जानते हैं, ठीक है। एक कॉर्क में 2 कीले लगाकर, उसमें 2 कीले लगाकर 100 ml के एक बीकर में रख देंगे। उसके बाद क्या है, दोनों कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ देंगे। जो 2 कीले हैं ना, उनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो एक बल्ब तथा स्विच से भी संबंध हो, जो एक बल्ब से और एक स्विच से ऑन ऑफ करने के लिए कनेक्टेड होगा। ठीक है, यह समायोजन संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। अभी चित्र शायद लगा दिया है मैंने पीछे। अब हम अल्कोहल तथा ग्लूकोज के विलयनों को बारी बारी से बीकर में डालेंगे। जो हमारे पास मिक्सर है ना, कॉर्क है, फिर जो हमने उसको बैटरी से अटैच किया है, फिर बल्ब लगाया, स्विच लगाया और बीकर में रखा हुआ है। तो बीकर में पहले क्या डालेंगे, बारी बारी से पहले डालेंगे हम अल्कोहल, उसके बाद डालेंगे ग्लूकोज, बारी बारी से। फिर क्या देखेंगे हम, बारी बारी से डालेंगे तो विद्युत प्रवाह हेतु स्विच चालू करते हैं। अब जैसे स्विच चालू करोगे उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगा, तो विद्युत प्रवाह के लिए हम स्विच दबाएंगे। हम देखेंगे, हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता, बल्ब नहीं जलेगा। अतः ग्लूकोज तथा अल्कोहल विलयनों में विद्युत चालन नहीं होता। विद्युत चालन के लिए कौन उत्तरदायी है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और ग्लूकोज, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि H पॉजिटिव आयन ग्लूकोज में और अल्कोहल में नहीं है, इसी वजह से उसमें विद्युत का चालन नहीं हो रहा है, तभी वो जला नहीं। ठीक, परंतु हम जानते हैं अम्लों में विद्युत चालन संभव है। परिणाम, अल्कोहल तथा ग्लूकोज को अम्लों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगर वास्तव में उसमें अम्ल होता तो वो विद्युत का चालन करता, इसीलिए अल्कोहल ग्लूकोज को अम्लों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ये रीज़न है इसका। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। सीधा सा कारण है, विद्युत का चालन यानी कि अम्लीयता, H पॉजिटिव आयन। आश्रित जल होता है उदासीन, अम्लीय नहीं होता है, वो उसका pH 7 होता है। H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता। जबकि वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है, 7 से कम होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम बोले तो अम्लीय, और अम्लीय है यानी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। इसी कारण जो अम्ल वर्षा होती है, वर्षा का जल होता है, उसमें विद्युत का चालन होता है, परंतु उसमें नहीं होता। ठीक, कह रहे 5 विलयन ABCD एक ही सार्वत्रिक सूचक के साथ जांच की जाती है, तो pH में के मान क्रमशः ये हैं। A का मान 4 है, B का मान 1 है, ठीक है, C का मान 11 है, D का मान 7 है और E का मान 9 है। तो कौन सा विलयन क्या है ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, एक प्रबल अम्ल होगा, जितना pH कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। उसके बाद उससे थोड़ा कम दुर्बल अम्ल होगा 4। ठीक, 7 क्या हो जाएगा, 7 पे क्या होता है, उदासीन। 9 पे होगा दुर्बल क्षार, जितना OH क्षार वाला ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होता है। और 11 क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार। ठीक, ये आप लिख दोगे, आराम से बन गया, समझ गए ना। पेज स्केल पर आधारित प्रश्न है ये। जितना अम्लीयता कम होगी, 1 पे प्रबल अम्ल, 4 पे दुर्बल अम्ल, 7 पे उदासीन, 9 पे दुर्बल क्षार और 11 पे प्रबल क्षार।
ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ मैंने बोली वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ज़्यादा चीज़ तो समझना हुआ यार, समझ जाओगे तो क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना दोगे, मेन चीज़ है समझना। अगला क्वेश्चन है, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिडिक अम्ल जो कि CH3COH होता है वो हमें डालना है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी, ये आपको बताना है। शानदार क्वेश्चन है। देखो हमारे पास दो परख नली हैं, एक परख नली ए है और दूसरी परख नली यहाँ पर बी है। भाई परख नली बनाया, क्या बना दिया मैंने। ठीक है, कह रहे परख नली ए और बी समान लंबाई की है, मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परख नली ए में आपको क्या डालना है बेटा, HCl डालना है, और परख नली बी में आपको क्या डालना है, एसिटिक अम्ल CH3COH, ये आपको डालना है। परख नली ए में जैसे ही मैं HCl डालूंगा, ठीक है, तो उसमें सनसनाहट की अधिक तीव्र होगी, क्योंकि HCl जो होता है एसिडिक अम्ल की तुलना में अत्यधिक प्रबल है। तो प्रबल अम्ल की बात की जाए ना, अम्ल दोनों ही है, एसिडिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो एसिडिक अम्ल की तुलना में ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा प्रबल अम्ल है। तो जैसे ही मैं ए में HCl डालूंगा ना, यहाँ से फटाफट सनसनाहट की आवाज़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा आवाज़ करेगा। क्यों? क्योंकि HCl आपका प्रबल अम्ल है, किसकी तुलना में, CH3COH की तुलना में। ठीक है, अधिक प्रबल अम्ल है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, HCl में ना हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे ताजे दूध की pH का मान 6 होता है। जैसे ही हम गौ माता से दूध निकालते हैं ना, ताज़ा जो दूध होता है उसमें बिना पानी मिला है, उसका जो pH मान होता है वो 6 होता है ताज़े दूध का। दही बन जाने पर इसका pH मान परिवर्तन हो जाता है। आपने दही खाया होगा, वो खट्टा होता है, खट्टा होता है यानी कि pH और गिर गया और कम हो गया। ठीक, तो अपना उत्तर समझाइए। दूध के दही में परिवर्तन होने पर दूध का pH परिवर्तन होगा और ये 6 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध खट्टा होता है और अम्ल 6 है। दूध पियोगे तो जब ताज़ा दूध पियोगे खट्टा नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन दही खट्टा होगा। इसका कारण है कि दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय होती है। ठीक है, यही कारण है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा आप जानते ही हैं, जो दूध होता है ना, जो डेयरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, दूध निकालने के बाद बांटते रहते हैं चारों तरफ, यहाँ गांव गांव जाकर। तो वो कभी कभी होता है दूध फट जाता है, आपने घरे में देखा होगा, लेकिन वो दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं। उससे क्या होता है, दूध देरी से फटता है, मतलब जल्दी नहीं फटता। ठीक है, उसका काम क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, मज़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे ताजे दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ठीक है, जैसे ही दूध में वो बेकिंग सोडा डालेगा उसका pH मान बढ़ जाएगा, और उसका 6 था, pH मान और भी बढ़ गया डालने से। अब pH मान 6 अगर रहेगा, बेकिंग सोडा नहीं डालोगे तो जल्दी जल्दी उसका pH मान गिर जाएगा। बेकिंग सोडा डालते ही उसका pH मान बढ़ गया, अब थोड़ा लेट गिरेगा उसका pH मान, और लेट गिरने के तो साथ उसके पास समय ज़्यादा हो जाएगा दूध बांटने के लिए। फ़ायदे क्या क्या है, दूध बेचने वाला ताज़े दूध के pH को 6 से थोड़ा क्षारीय तक स्थानांतरित करता है, क्योंकि ऐसा करने से दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। मैंने बोला। उसके बाद यह जो दूध है दही बनने में अधिक समय लगेगा। अब ये जो दूध वाला देख के जाता है ना मैं दूध, वो दही बनने में ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि उसका pH मान ज़्यादा है, उसको pH मान ज़्यादा से नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगता है। इसीलिए क्योंकि दूध को क्षारीय से अधिक अम्लीय होने से अधिक समय लगेगा, जबकि यदि दूध का pH 6 ही होता तो ये अगर 6 ही होता तो अपेक्षाकृत उससे कम समय लगता। लेकिन उसमें भाई बेकिंग सोडा डाल दिया गया है तो उसका pH मान 6 से ज़्यादा हो रखा है,
इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है दही बनने में। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। देखो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिलाओगे तो वो जिप्सम बन जाएगा, है ना, इसीलिए ये चीज़ की जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए क्योंकि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी यानी कि जल के साथ संपर्क में आता है तो एक लेई जैसा पदार्थ प्राप्त होता है जो शीघ्रता से कठोर क्रिस्टलीय ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे ही तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओगे, नमी के संपर्क में आएगा, वो जिप्सम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण, जब अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाया जाता है, लवण और जल बनते हैं, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये लिखा है, ठीक है। अम्ल तथा क्षार के मध्य उपस्थित अभिक्रिया जो लवण तथा जल देती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको प्रॉपर पूरा लिख देना है। उदाहरण के स्वरूप आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ठीक, ये अम्ल है, ये आपका क्या दे रहा है, लवण, लवण है आपका NaCl, और ये आपका क्या है, पानी, जल। एक उदाहरण दे दो, ये दूसरा उदाहरण है, इसे भी लिख सकते हैं। कह रहे धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। धोने का सोडा कांच, साबुन, कागज के निर्माण में होता है, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तभी तो धोने के लिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। धोने का सोडा हमने इसका नाम धोने का सोडा क्यों नहीं रखा, कांच की सफाई करने वाला सोडा क्यों नहीं रखा, भाई हम इंसान हैं, हमें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम उसको ही वही नाम दे देते हैं, है ना। दैनिक जीवन में हम धोने के लिए उसका यूज़ करते हैं तो नाम हमने धोने का सोडा दे दिया, ठीक है। तो कांच, साबुन, कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता के निवारण में भी धोने का सोडे का उपयोग होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, भाई खाने का सोडा है तभी तो वो दूध में डाला जा रहा है, अगर कुछ और डालते तो भैया नुकसान ही करेगा, है ना। तो प्रति अम्ल एंटासिड औषधि के घटक के रूप में जो एंटासिड होता है ना, उसमें ये मिलाया जाता है, क्या, खाने का सोडा। भोज्य तथा पेय पदार्थों में कभी कभी जो भोजन बनाते हैं हम उसमें भी बेकिंग सोडा डालते हैं, है ना। और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसमें भी बेकिंग सोडा होता है, तभी तो डकार की आवाज़ आती है, ये कारण है, ठीक। तो बेटा जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे आपके NCERT में मस्त तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रखा होगा। मेन चीज़ है चैप्टर आप पढ़ो ढंग से पहले, उसके बाद NCERT वीडियोस देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। 3 चीज़ें कर लोगे आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे आप चुटकियों में कर दोगे। आपको बताइए साइंस के साथ साथ मैं मैथ्स पे सब कुछ पढ़ा रखा है। 10th के साथ साथ 11th 12th की मैथमेटिक भी हमारे चैनल पर सारी कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें प्लीज़, एंड वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल ऑल ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को शेयर करें। आपको वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपको कैसे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।